नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो बिहार के नहीं है तो वो यूपी के रहने वाले और दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कल्याण सिंह के दौर में वो राज्य मंत्री रहे हैं यूपी में। संघ और बीजेपी से 3 दशकों से लंबा उनका रिश्ता रहा है, लेकिन इस समय वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों और उन्हें प्रधानमंत्री की छवि भी उनमें दिखती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए, उनमें वो गुण भी है, वो छवि भी है। और उनके इसी तर्क की वजह से बुलडोजर बाबा कहें या योगी जी कहें, जब पहली बार इन्होंने यूपी में जब वो स्लोगन चलाया, उसका होर्डिंग लगाया, तो 24 घंटे के अंदर में इनको जेल में डाल दिया गया। मतलब उस जिस राजनीति की नैरेटिव ये यूपी में सेट करना चाहते थे, जैसे ही उसको लेकर आगे बढ़े उनको जेल जाना पड़ा। फूलपुर से नीतीश चुनाव लड़े, कहीं न कहीं पहली बार इन्होंने ही मीडिया के सामने इस बात को रखा। और अभी 24 घंटे पहले इन्होंने फिर एक बार नीतीश कुमार से बिहार से बाहर निकलने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा है कि आप में अपार संभावना है। जी हाँ, कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सर देखिए, यूपी में आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लंबा अनुभव रहा है आपका की राजनीति का। नीतीश कुमार में ऐसा क्या आपको लगा और अभी भी आपको लग रहा है कि उनको देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए और उन्हें यूपी में सक्रियता बढ़ानी चाहिए? क्या वजह है इसकी? देखिए, जब श्री नीतीश कुमार पाला बदलकर जब उन्होंने बिल्कुल बीजेपी गठबंधन को ठोकर मारकर जब वो हमारे साथ आए, हमारे गठबंधन की तरफ उन्होंने 4 कदम बढ़ाया, तो वो दौर हमें कहीं न कहीं 1988 और 1989 का वो दौर याद दिलाता है, जब पाला लांग कर स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़कर आए और राजा नहीं फकीर है, देश की तस्वीर है, देश की तकदीर है। आगे चलकर उन्होंने मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया, देश के प्रधानमंत्री बने। तो 8 बार के वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सच में पिछड़े वर्ग के मां की कोख से वो पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपनी कलम से पिछड़ी जात में 2002-3 में वो शामिल हुए। तो हमें देश को बताने में रत्ती मात्र भी संकोच नहीं होगा कि पिछड़े वर्ग, दलित, वंचित, शोषित और जो पीढ़ी हम कहते हैं, उस वर्ग से श्री नीतीश कुमार आते हैं। मैं तो आपके माध्यम से संतोष जी निवेदन करूंगा माननीय नीतीश कुमार जी से कि मोदी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निमंत्रण नहीं दिया था कि आप दिल्ली आइए और देश के प्रधानमंत्री बनिए। वो गोवा का वो दौर मुझे याद है जब उनका विरोध हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक छोटे से राज्य से ये साबित कर दिया कि देश की कुर्सी पर काबिज हुआ जा सकता है और गुजरात से निकलकर उन्होंने देश का दौरा किया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि आप बिहार से निकलिए, पटना छोड़िए, उत्तर प्रदेश आपका सटा हुआ है, हम सब पूर्वांचल से आते हैं। आप से बहुत नजदीकी रिश्ता उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश बिहार, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनाते रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दोनों राज्य जब एक साथ मिलकर चलेंगे तो देश में कोई ताकत नहीं है कि हमें सरकार बनाने से रोक पाए, आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता है। जब आप हमारी तरफ बढ़े तो शायद मैं देश में पहला व्यक्ति हूं कि मैंने गठबंधन की बुनियाद रखी। उस समय तक बीजेपी चुनौती देती थी कि मोदी के सामने कौन, तो मैंने पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, और मेरे पास
माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के साथ नीतीश कुमार की कोई फोटो नहीं थी। बमुश्किल 1 मिनट से भी कम की एक फुटेज हमें मिली। उस फुटेज से हमने वो फोटो ड्रा किया और उस फोटो को जैसे हमने राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लगाए, 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी सरकार इतनी नाराज हुई कि मुझे एक 20 साल पुराने एक छोटे से मामले में जो केस वापस उत्तर प्रदेश सरकार ले चुकी थी, उसमें मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। 18 दिन मैं जेल में रहा। उसके बावजूद हमने ये लड़ाई जारी रखी और वो लड़ाई तब से लगभग 1.5-2 साल होने को है, वो लड़ाई हमने जारी रखी है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो पटेल नीतीश कुमार की जो शख्सियत है, जो उत्तर प्रदेश में एक कुर्मी समाज जो 7-8% से ज्यादा उसकी हैसियत है, वो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में उसकी उपस्थिति है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी उनकी उपस्थिति है और उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पर उनका बहुत दबदबा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार जब मिलकर चलेंगे और जब वो फूलपुर आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, इस शब्द भी पहली बार मैंने फूलपुर का नाम लिया, मुझे बड़ा सुखद अनुभूति हुई जब वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले। श्री लल्लन सिंह जी उस समय जेडीयू के अध्यक्ष थे, वो भी साथ आए थे और बहुत चहल पहल की। उत्तर प्रदेश एक आशा भरी निगाहों से देख रहा था और कहीं देखा जाए तो आज जो देश में इंडिया गठबंधन की बुनियाद पड़ी है, उस बुनियाद को भी बढ़ाने में हम सबकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लंबित किया गया है, मैं ये समझता हूं कि 2014 का चुनाव, संतोष जी, 2019 का चुनाव, ये 2 चुनाव हम श्री राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ चुके हैं और बीजेपी को यह चेहरा बहुत मुफीद चेहरा लगता है और कांग्रेस 46 और 56 सीटों तक ही उसका दायरा सीमित हो गया। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर हम देश में जाएंगे तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी उन्हें बहुत सम्मान मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा ही मिलेगा और देश के हर कोने में हमें पहुंचने में बहुत सहूलियतें मिलेंगी। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नीतीश जी से कि आपने देश में मोदी सरकार से भी ज्यादा नौकरियां दी हैं। हमारे पूर्वांचल का कोई जिला नहीं है, मैं जनपद आजमगढ़ से आता हूं, कि जहां 5-10 हजार युवाओं को नौकरी आपने न दी हो, सरकारी नौकरी न दी हो। लेकिन न उसका प्रचार बिहार में है, न उसका प्रचार उत्तर प्रदेश में है, न उसका प्रचार दिल्ली में है, न उसका प्रचार देश में है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर भी आपको बजट बढ़ाने चाहिए और मीडिया का बजट बढ़ाना चाहिए। आप बताइए तो, आप वो शख्सियत हैं कि आपने वो सब कुछ करके दिखाया जो जो मोदी और मोदी सरकार गुजरात में नहीं कर पाई। एक वाकया आपको याद दिलाता हूं कि 2009-10 में मोदी ने कहा कि हम धोलेरा को संघाई बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे और यहां 100 सवा सौ महले की बिल्डिंगें होंगी और ये बिल्कुल कारपोरेट होगा, देश का सबसे बड़ी ऑफिसेस गुजरात में होगी। लेकिन आज वो कहां है? आप जाइए धोलेरा को, पंडित दीपक शर्मा जी ने कवर किया था, वहां दिखाया था कि धोलेरा में ऊंट लौट रहे हैं, वहां कुछ नहीं है। सपनों को बेचा, ये सपनों के सौदागर हैं ये लोग और बहुत अच्छी ये लोग मार्केटिंग करते हैं। मैं यही अपील करूंगा संतोष जी आपके माध्यम से कि बिहार की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, बहुत जागरूक भूमि है और हिंदी बेल्ट में दूसरे लोग आके छा गए हैं। बनारस से कोई चुनाव लड़ता है, कोई पहाड़ से आकर यहाँ मुख्यमंत्री बन जाता है। तो हमारे तो पारिवारिक रिश्ते बिहार में हैं। हम सब चाहते हैं कि नीतीश जी आवे और एक बार उसकी शुरुआत उत्तर भारत से करते हुए दक्षिण भारत तक वो जाएं। अब देर न करें, बमुश्किल 70 दिन से भी कम का वक्त बचा है और उन्हें इस महायुद्ध में उतर जाना चाहिए बिना किसी इंतजार के। आप
आपको लगता क्या है कि जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश और नीतीश साथ आए तो मोदी बाहर हो जाएंगे, ये इसका समीकरण आपको क्या लगता है? कैसे आपके दिमाग में ये चीजें आई कि यूपी और बिहार, झारखंड, जहां जहां आप बात कर रहे हैं, उन इलाकों में नीतीश की सक्रियता बढ़ाने से मोदी को मुश्किलें खड़ी हो सकती है? देखिए, पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी की थाती है। पिछड़ा, दलित, वंचित, मुसलमान, इसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा भी दिया और उस नारा को लेकर हम गांव गांव तक पहुंचे। हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमारे जिला अध्यक्षों की बैठक होनी है, महानगरों की बैठक 8-9 में लगी हुई है, हमारे विधायकों की बैठक, पूर्व सांसदों की बैठक, ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और सप्ताह में 6 दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी क्षेत्र में रहते हैं और राजधानी लखनऊ बहुत कम रह पाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो ये हमारी थाती है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की, हम इसको पूरे देश में ले जा सकते हैं और बता सकते हैं कि जिस तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया, सामाजिक न्याय की लड़ाई को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया है। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचती, जब तक वो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं बनते, तब तक ये जो सामाजिक न्याय है, मुझे नहीं लगता कि हम उसको हासिल कर पाएंगे। और जो आज की बीजेपी सरकार है वो सामाजिक न्याय की दुश्मन है। और मोदी के कामकाज को देखा जाए तो जनता में भारी निराशा है। महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो देखिए, महंगाई, जो पेट्रोल 45 से 50 रुपए था, 60 रुपए अधिक से अधिक था, आज वो 100-125 रुपए बिक रहा है। डीजल उसी रेट पर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि घर में जो आपके गैस का सिलेंडर रखा हुआ, तब गैस की कीमत, सिलेंडर की कीमत 370 रुपए थी, आज 1100-1150 रुपए का एक गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये बताने की जरूरत है कि उन्होंने कहा कि जब आप वोट डालने जाइए तो आपके घर के अंदर जो गैस का सिलेंडर, उसे अगरबत्ती दिखाकर जाइए। तो ये सब सवाल पूछने की जरूरत है और जनता में ले जाएंगे जब ये सब बातें रखी जीत जाएंगी। जब माननीय अखिलेश जी इस बात को रखेंगे, नीतीश जी इस बात को रखेंगे, उद्धव ठाकरे जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ममता दीदी आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बात जनता को समझ में आएगी। और 10 वर्ष का समय बहुत होता है। 10 साल यूपीए की सरकार थी, 10 वर्ष मोदी जी को हो गया। और काठ की हांडी, संतोष जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सब उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिमा वहां विराजमान थी, अब नई प्रतिमा स्थापित हो रही है। मंदिर तब भी था, मंदिर आज भी है। लेकिन मंदिर के नाम पर मोदी जी ये चाहते हैं कि तीसरी बार उनको अवसर मिल जाएगा। तो इस तरह कहीं वातावरण नहीं है। हाँ, कोशिश बीजेपी जरूर कर रही है और बीजेपी 2004 की तरह फील गुड में है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी समुद्र के किनारे सैर सपाटा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और वो सैर सपाटा करें। इसके बाद वो अध्यात्म की तरफ बढ़ें, क्योंकि इसके बाद अध्यात्म ही है उनके सामने उपस्थित होने वाला है, अटल जी की तरह। जी जी हाँ, ये लेकिन एक सवाल है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, और आपके प्रदेश में मायावती को लेकर कुछ इन दिनों रसाकसी भी चल रही है। मायावती भी बयान दे रहे हैं, अखिलेश भी बयान दे रहे हैं। तो कुछ चीजें जो यूपी को बाहर से जो देखने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि जब सारे लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो यूपी में, जिस यूपी के सहारे मोदी पूरे देश पर राज कर रहे हैं, यूपी में ही उनको ऐसी पटकनी मिलेगी कि फिर होश नहीं होगा। लेकिन कुछ न कुछ अखिलेश और मायावती के बीच ऐसी चीजें चल रही हैं, आप राहुल की भी चर्चा की है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो कमिटमेंट लेवल समाजवादी पार्टी दिखाने को तैयार नहीं है, या फिर जो चुनाव वो लगातार जिस तरीके से चुनाव यूपी में हो रहा है
उससे वो सीख लेने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। ये भी चर्चा जोरों पर है। देखिए, जो राजनीतिक विश्वसनीयता होती है वो मायावती जी खो चुकी हैं। जब भी उनके साथ गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को वो तपाक से तोड़ देती हैं। 2019 का वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने हर तरह के समझौते किए। मोदी को सत्ता से हटाना था, ये हमारा पहला लक्ष्य था। मायावती जी के साथ गठबंधन में जाना, ये 1.5-2 दशक बाद बहुत बड़ी बात थी। उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने ओन किया और गठबंधन उन्होंने किया, और सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने कड़ी हिदायत दी कि कड़ी मेहनत करनी है। किसी भी हद तक अगर समझौते के लिए हमें झुकना पड़ेगा तो हम समझौता करेंगे। और उन्होंने समझौता किया। जो समाजवादी पार्टी की सीटें थी वो भी मायावती जी ने मांग ली, वो भी हम लोग सहज रूप से उन्हें दे दिए। 1 महीने नहीं बीता था रिजल्ट आने के बाद, हम सब आजमगढ़ में थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मंच पर थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मंच पर थे। वही जानकारी मंच पर मिली कि मायावती जी गठबंधन तोड़ने जा रही है। तो सभी लोग अवाक थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो गठबंधन तोड़ने जा रही है, और मिथ्या आरोप लगाकर उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया। जबकि ये बात हुई थी कि 2019 में आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और 2022 में बहुजन समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी। लेकिन वो गठबंधन उसी चुनाव के बाद टूट गया। तो विश्वसनीयता वो खो चुकी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी नजदीकियां बीजेपी के करीब रही है, लगातार उनके करीब रही है बहुजन समाजवादी पार्टी, बहन जी भी लगातार उनके पक्ष में उन लोगों को जिताने, बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने का भरसक कोशिश किया। और समाजवादी पार्टी जो सरकार भी बना पाई, उसमें करीब 86 ऐसी सीटें हैं जहां उन्होंने सजातीय, अगर हमने पिछड़े वर्ग के जिस जात के प्रत्याशी उतारा, वहीं मायावती जी ने उसी वर्ग के प्रत्याशी को उतार दिया, वहीं मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। तो भरसक उन्होंने कोशिश करी कि समाजवादी पार्टी को हराया जाए। तो ऐसे में अगर संतोष जी आप पटना से देखते हैं, कोई मुंबई से देखता, कोई दूसरे राज्यों से देखता कि उत्तर प्रदेश में क्या है, तो मायावती जी का 18-20% वोट शेयर था, वो घटते घटते 11-12% तक आ गया है। और एक उमाशंकर सिंह उनके विधायक हैं, वो भी पूंजीपति है, इस वजह से अपने बल पर वो रसड़ा से जीत कर आए हैं। तो उस शून्य पर खड़ी हैं। 2014 में वो शून्य पर थी, जब हमारे साथ लड़ी तो 10 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीता था। और इस बार अगर हम उनके साथ जाते हैं तो एक तो वो किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, और इस समझौते के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है, और ये समझौता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो सिर्फ सीटों का सौदा करेंगी, और सौदा करके वोटों का जो ट्रांसफर है वो भी प्रॉपरली वो नहीं करती हैं, उस ठीक से अपील तक नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मायावती के बगैर आप मतलब बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में यूपी में है? देखिए, मायावती का वोट वैसे ही बीजेपी में ट्रांसफर हो जाता है। मायावती अपने वोट को रोक नहीं पाएंगे। आज बीजेपी के पास जो ताकत है, आप बताइए, ये लोग भूल जाते हैं कि 6 दिसंबर 1992 में जब बीजेपी की सरकार गिरी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में बहुमत मिला है। तो बीजेपी चुनाव 2002 का चुनाव हारी, 2004 का लोकसभा हारी, 2007 विधानसभा हारी उत्तर प्रदेश में, 2009 का लोकसभा हारी। 8 सीटों पर वरुण गांधी और मेनका जी का जोड़ा जाए तो 2 सीटें, मतलब 6 सीटों पर आ गई। 2012 का विधानसभा तीसरी बार हार गई। और दैनिक जागरण जो एक मुख्य पत्र है बीजेपी और संघ का उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, उसने अपने संपादकीय में लिखा था, मुझे आज भी याद है, 28 मार्च 2012 को लिखा कि बीजेपी उस दौर में पहुंच गई है
कि अपने नेताओं को तो छोड़िए, अगर मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को भी बचा ले तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। तो 2012 के बाद 2014 में जो माहौल देश भर में अन्ना अन्ना आंदोलन से बना, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये सब तमाम राष्ट्रीय स्तर के कारण थे। ऐसा नहीं कि मोदी और बीजेपी ने बहुत कुछ चमत्कार कर दिया। जनता परिवर्तन केंद्र में चाहती थी, जनता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में चाहती थी, और 2022 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के जो जनमत है उसको लूट लिया। हमारे 86 विधायकों को, जिनको सर्टिफिकेट जीत की मिलनी चाहिए संतोष जी, वो छीन लिया बीजेपी ने, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का वो 2.5 साल से रिटायर्ड आदमी बैठा हुआ है। चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यालय से चल रहा था। 2 उदाहरण दूंगा कि कैसे हम लोग को सत्ता में आने से रोका गया। राकेश प्रताप सिंह जी यही अमेठी जनपद के विधायक, हमारे तीसरी बार के, और डॉक्टर पल्लवी पटेल, ये 2 हमारे विधायक हैं जो 9,000 10,000 वोटों से जीत गए थे। 2 बजे उनकी काउंटिंग खत्म हो गई थी और मैं खुद मुख्यालय पर था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पर्यवेक्षक थे उनको फोन किया कि भाई ये हमारे घोषित तो कराइए, 4-4 5-5 घंटे हो गया, काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। तो जो हमारे प्रत्याशी 9-9 10-10 हजार वोटों से जीते थे, सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में जो 1000, 500, 10, 20, 25, 200, 500 ऐसी 86 सीटें हैं जो हमारे परिणाम बदल दिए गए। तो लोकतंत्र को लूटने का काम किया है और ये अंतिम लड़ाई है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों अगर संतोष जी एकजुट हो गए, पश्चिम बंगाल इस बार धक्का लगाया वहां से, झारखंड हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से आदिवासी एक युवा मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन, और जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से उनको जेल भेजने की मोदी जी ने साजिश रची है, जिस तरह से श्री अरविंद केजरीवाल जी को घेरा गया है, मैं समझता हूं कि हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ये जो छोटे छोटे भी राज्य हैं, उत्तराखंड, यहां से भी बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मैं तो यही कांग्रेस को भी सुझाव दूंगा कि जहां नेक टू नेक वो बीजेपी से लड़ती है, वहां फोकस करना चाहिए। श्री राहुल गांधी को अधिक से अधिक समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उन हिंदी बेल्ट के उन राज्यों में समय लगाना चाहिए जहां कांग्रेस सीधे बीजेपी से फाइट करती है। उत्तर प्रदेश में हमारा 37% वोट शेयर है। समाजवादी पार्टी ने अपने बलबूते हमारी सरकार 30% पर बनती रही है, और सोचिए कि हमारा 33% अकेला और हमारे गठबंधन का लगभग 37% वोट शेयर 2022 में रहा। अब इससे बड़ा लिटमस टेस्ट क्या होगा? जो उपचुनाव हुए इसकी चर्चा नहीं होती संतोष जी। उत्तर प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए हैं, खतौली हमने बीजेपी से छीना, हमने मैनपुरी, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे स्वर्गीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी की सीट खाली हुई थी, वहां इन्होंने छावनी बना दिया था। हर 10 कदम पर हम लोगों की गाड़ियां चेक होती थी, हम लोगों ने मैनपुरी जीता। घोसी आपके बॉर्डर पर हमारा आजमगढ़ मऊ जो है सटा हुआ जिला है, और घोसी इनके 2-2 उप मुख्यमंत्री पड़े हुए थे, मुख्यमंत्री मीटिंग करके आए, हमने उसको भी जीता है। अभी 3-4 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम वो सीटें भी हम जीतेंगे। तो हमारी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। बिहार, उत्तर प्रदेश एक बार कमर कस लेगा तो हम इनको खंभात की खाड़ी में उखाड़ कर फेंक देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ऐसी बातें कही हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग के पास जानकारी भी है, तो इस तरीके का विश्लेषण कभी इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं, इस तरीके से लोगों ने नहीं सोचा कि वाकई में वहां समाजवादी, क्योंकि एक इमेज ये बना कि जैसे बिहार में कि अकेले लालू परिवार नहीं लड़ सकती है बीजेपी से, अखिलेश भी अकेले बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो ऐसे में मायावती जैसे लोगों को आना चाहिए। लेकिन आपने एक अलग तरीके की चीजें रखी है। फिर भी मोदी है तो मुमकिन है बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती है। लेकिन ये जो आपका स्लोगन है, वो स्लोगन यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। हाँ, यूपी प्लस
बिहार, गई मोदी की सरकार। तो ये जो आपका स्लोगन है, ये कितना हकीकत में बदलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए, बिहार को लेकर अगर यूपी में इस तरीके की सकारात्मक सोच है तो नीतीश जी को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत नहीं, उनसे कहिए वो निकले, उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू।